बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द नैरेटिव। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन जो है उसने पाकिस्तान की सालमियत जो है उसको दांव पे लगा दिया। अब ये किस तरह की बात है समझने में अजीब सी लगती है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। हमने देखा है कि अचानक से खबर आती है कि दो फॉरेन नेशनल हैं, वो पाकिस्तान में, उनको अगवा कर लिया गया है, मुबैना तौर पर उनके साथ ज्यादती की गई है और सिचुएशन जो है बड़ी एस्केलेट करके, बिकॉज इवेंचुअली ना सिर्फ डच एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, फिर स्पेनिश एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। वेनेजुएलन यहाँ पे चूंकि एम्बेसी ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन ये तीन ममालिक का जो इशू होता है ये तीन से ज्यादा बढ़ जाता है, चार ममालिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेनेजुएला, डच, स्पेन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए इशू तब बनता है जब ये दोनों खवातीन जो यहाँ पे उठाई जाती हैं, मुबैना तौर पर जिनको अगवा किया गया था, उनको यहां से उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाए गए। अब ये बाद में चीज मेडिकल रिपोर्ट के अंदर साबित भी होगी। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके अंदर अहमद रजा डार नामी जो शख्स था, इनिशियली बताया गया कि ही इज द मेन बॉस, इन्होंने ये सारा कुछ रचाया है मामला, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बॉस भी इसके अंदर शामिल थे। और इस सारी सिचुएशन के अंदर आम आवाम के लिए सिचुएशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज ये अहमद रजा डार जो हैं, ये इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के नवासे हैं। तो ये डार फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक बना, ये कुछ समझ में नहीं आया। और इवेंचुअली फिर दो फॉरेन नेशनल्स, दो खवातीन, मरीम नवाज की रेड लाइन, वो पाकिस्तान में उनको लाया गया। लाने के बाद ज्यादती की गई, ज्यादती की जाने के बाद ये जो सारा कुछ पर्चा कटा, उसके बाद डीएजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के साथ जो कुछ भी जर्नलिस्ट की बातचीत हुई, उसके अंदर इतनी ज्यादा सिचुएशन एस्केलेट करके मामला जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बाहिर लगता है कि शायद खत्म हो रहा है, लेकिन मामला तो भी बिल्कुल शुरू हुआ है। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सारी सिचुएशन के ऊपर बातचीत करेंगे और रियल बॉस एक्चुअल में हैं कौन, उनको ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एंड साथ ही साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नसीम कुरैशी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। सिचुएशन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही है। सवाल वही है कि एक वहीद नामी शख्स को प्रेजेंट किया गया कि भाई दिस इज द मेन कल्प्रिट, इसने सारा कुछ ये मामला किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जब आप लिंक्स को जुड़ते देखते हैं तो आपको शायद आप ये सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि असल बॉस तो कोई और है। और साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि ये क्रिप्टो का मामला, ये 1.5 मिलियन तक की जो फिगर्स हैं ये कोट की जा रही हैं, तो अहमद रजा डार तो खुद 20-22 साल का एक बच्चा है। डार फैमिली के पास या इस बच्चे के पास इसकी कोई मनी ट्रेल मौजूद है? और ये डार फैमिली क्रिप्टो बिजनेस में कब से आ गई? देखें, पूरी डार फैमिली क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में कई सालों से है। अली डार जो हैं, जो इस टाइम एडवाइजर हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा, तो वैसे तो रिसेंटली ही आए हैं, इससे पहले वो फेडरल में थे। तो ये तकरीबन 4-5 साल से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में हैं। और मैं आपको एक रिपोर्ट कोट करता हूँ राइट अवे। रिपोर्ट छपी है लोकल डेली में, और एक हमारे मुमताज़ सहाफ़ी हैं, उनके बेटे ने ये एक तरह की खबर ब्रेक की है। उसमें वो कहते हैं कि जो अली डार हैं, आज से 3 से 4 साल पहले $100 मिलियन का इन्होंने नुकसान किया है। $100 मिलियन को अगर कन्वर्ट करें पाक रुपी में तो ये तकरीबन 28 बिलियन रुपीस बनते हैं। $100 मिलियन। $100 मिलियन। तो उन्होंने कहा ये यूएई में क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे थे। वहां पे इन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी क्विंट के नाम से ये इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट फेल्ड। इन्वेस्टर जो है यूएई से थे मोस्टली, और फिर बाद में इन्होंने प्लैनेट के नाम से क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट आल्सो फेल्ड। और इस सारे फेलियर में $100 मिलियन गॉन, लॉस्ट। तो वो पैसा कितना उसमें इन्वेस्टर का था, कितना अली डार या डार फैमिली का था? 27 बिलियन ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आपके सामने है कि अगर वो उनकी अपनी अमाउंट है या इन्वेस्टर्स की भी है। इवन लिटिगेशन में भी मामला यूएई में चल रहे हैं। ये इस रिपोर्ट में शामिल है। इसका लिंक मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा। और आई वुड लाइक कि नेक्स्ट जो इसका ऑथर है इस रिपोर्ट का, अगर आप उसको, उन साहब को बुलाएं। उस्मान शामी है, बेसिकली ही इज ए सन ऑफ मुमताज सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब। उनके बेटे ने ये खबर ब्रेक की थी लास्ट ईयर जुलाई 2025 में। तो उसके बाद अब सिचुएशन देखें कि फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाएं इस स्कैंडल के ऊपर। क्रिप्टो में इन खवातीन के साथ जो हवाले से चली है कि शुरू में आया कि $5 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए, रजा डार ने। 5 लाख से बात चलती गई कि उसके बाद इनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ।
फिर लेटर ऑन इन्होंने शायद ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। अब जो अमाउंट आ रही है मार्केट में वो ये है 1.2 मिलियन से 1.5 मिलियन डॉलर्स तक। तो पॉइंट ये है कि ये पैसे अली जो है अहमद रजा डार के अहमद पास आए रजा कहां से? आए कहां से। और फिर दूसरा ये है कि अगर उसके बाद इन्होंने उनको परसुएट करके कि जी हमारे पैसे ये खवातीन खा गई हैं, मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर ये खवातीन खा गई थी पैसे तो ये उनका शिकार थे ये रजा डार एंड कंपनी। तो एक शिकार के बाद तो अमूमन बंदा दूसरे शिकार की तरफ जाता है। वो खवातीन किस तरह से ट्रैप होकर पाकिस्तान आई? फिर अगेन बिग क्वेश्चन मार्क है कि इनके वीजे, बिजनेस वीजा किसने इंश्योर किया, या रजा डार को ये पूरी की पूरी एश्योरिटी थी कि कि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम है, हम कुछ भी स्याह सफेद कर लें कुछ होने वाला नहीं है, किसी ना किसी तरह इनको ट्रैप किया जाए। फिर इनके वीजे उन्होंने अरेंज किए, तो ये भी आपको फॉरेन मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सारे ये ताने बाने इतने हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है कि अगर आप इसको पूरा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। इसमें लिंक फ्रॉम द डार फैमिली तो है ही है, ओवरऑल जो आपकी रूलिंग एलीट है इस टाइम, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है, और चाहे पंजाब है या सेंटर है। अभी डीआईजी फैसल कामरान का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम कोई फेवर और हमें कोई फियर नहीं है, हम इनको क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट करेंगे। एंड 2+2 वो बात करके जी ये अपने लॉजिकल एंड पे जाएगा। ये केस लॉजिकल एंड पे नहीं जाएगा ये केस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे कि बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया। अगेन मनी फेल, और ये पूरे का पूरा उनके वीजे लगने खवातीन के किस किस ने फैसिलिटेट किया। और इससे पहले मेन हु वाज द रियल बॉस जो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था बिहाइंड द सीन। अगर एक को आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये बॉस है, लेकिन उसको हम बाय नहीं कर पाते इतनी आसानी के साथ कि ये बंदे ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे एंड सो फोर्थ। तो ये मैं ओवरऑल आपको एक पिक्चर खींची डार फैमिली के किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में वो रहे हैं। और फाइनली अगर आप कम टू द पॉइंट कि अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया जाए तो इसमें इतने बड़े इंकशाफात होंगे। बहुत से सवाल आते हैं इस सारे सिचुएशन के अंदर। मेरा ख्याल है हमारे थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज है। सलमान आबिद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। माता साहब, सवालात तो बहुत ज्यादा उठे हैं। हु इज द रियल बॉस? असली बॉस कौन है? ये सारी सिचुएशन, एक 22 साल बच्चा, ना ही 1.2 मिलियन डॉलर जो है उसकी मनी ट्रेल अब तक कुछ नजर आई है, उतना पैसा आया कहां से? तो बजाहिर तो लगता है कि वो तो किसी के कहने पे काम कर रहा था। वहीद नामी शख्स को सामने बलि का बकरा बना के पेश किया गया है, या वही बॉस था जैसा ये क्लेम कर रहे हैं? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो आपके ख्याल में असली बॉस है कौन? और साथ ही ये भी बता दें, सीसीडी को नहीं इन्वॉल्व करना था इस मामले के अंदर? देखिए, बुनियादी बात यह है इस्माइल साहब, पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के नेक्सस बने हुए हैं और उन नेक्सस ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ फ्रंट मैन रखे हुए हैं। जब कोई चीज सामने आती है तो हम फ्रंट मैन पेश कर देते हैं और असली लोगों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इन मामलात में भी आप देखिए कि जिस उजलत के साथ उन लोगों को, उन दो खवातीन को बाहर भेजा गया है, तो यकीनी तौर पर किसी सरपरस्ती के अंदर ये गए हैं ना, ऐसे तो नहीं चले गए। और इतनी तेजी से आपने सारे मामले को दबाने की कोशिश की, फिर मुख्तलिफ किस्म के बयानिए सामने आए। कभी ये कहा गया कि उसमें वो शामिल नहीं है, कभी कहा गया शामिल है। आज मैं राना सनाउल्लाह को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस पूरे केस के अंदर जो है अली डार का जो भांजा है वो कहीं भी शामिल नहीं है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये फिर वहीद साहब का एंट्री होती है, तो जाहिर है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, कुछ चीजें तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो हुक्मरानी का निज़ाम है, ये कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि हम कुछ चीजें छुपा रहे हैं। हम तो हमेशा से बड़ी ताकतों को छुपाते हैं, बड़ी ताकतवर लोगों को पीछे रखते हैं और उनके मुकाबले में फ्रंट के लोगों को सामने पेश करके और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और अभी भी बहुत से मामलात में इस्माइल पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही हैं। असल हकाइक जो है वो जिस वक्त चीजें इन्वेस्टिगेट होती है तो वो बहुत बहुत कुछ बाहर आता है। उसकी एक वजह है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक बड़ा कारोबार बन चुकी है और हमारे यहाँ जो ताकतवर हुक्मरान तबकात होते हैं, उनकी औलादें, उनके बच्चे, उनके खानदान के लोग या और बड़े बेतहाशा अफराद जो हैं, वो इक्तदार के नशे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और उसमें वो पैसा कमाने के साथ साथ इख्तियारात को, जो सरकारी इख्तियारात होते हैं, रियासती इख्तियारात होते हैं, कानूनी इख्तियारात होते हैं, उनको अपने हक में इस्तेमाल करके दूसरों पे दबाव डालकर अपने मफाद के लिए काम करते हैं। तो ये कहानी बड़ी सिंपल सी है, इसमें यही कुछ हुआ है। लेकिन कोई अगर ये समझ रहा है कि इसके जरिए
असल किरदारों को सामने लाया जाएगा, मुजरिमों को सजाएं दी जाएंगी। तो ये खुशफहमी है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना मजबूत नहीं है। और बिल्कुल अब तो ऐसे। खासतौर पे माना अदालती साहब, मुझे निज़ाम वैसे एक बिल्कुल बात बताइए, बेखौफ नजर मुझे एक आता बात है। बताइए कि वहां इस तरह बहुत से की लोग हैं कोई चीज इसके की अंदर तवज्जो नहीं रहती। इसहाक डार साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। आपको लगता है कि उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, या किसी रिश्तेदार का गुनाह जो है वो किसी और के ऊपर नहीं डाला जा सकता? नहीं, देखने की जरूरत तो ये ना कि साहबदार क्या खुद इसमें मुलव्वस है। अगर वो खुद इसमें मुलव्वस नहीं है तो फिर इस्तीफे की बात मेरी समझ से बाहर है। हाँ, ये चीज जरूर है कि जैसे कहा गया कि उन्होंने उनके अली डार का नाम इस्तेमाल किया या इसहाक डार का नाम इस्तेमाल किया हो, तो फिर एक अखलाकी जिम्मेदारी तो बन जाती है कि आपके नाम लेकर ये सारे पैसे का जो कारोबार खेला गया है, तो फिर आपका नाम किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल तो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात कहाँ है भाई? अखलाकियात के बगैर सियासत चल रही है, तो इसलिए ये अखलाकी असूल तो किताबों के अंदर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेक सेंस करती है। नसीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी बात। कुरैशी साहब, मुझे बताइए कि अब सारा मामला तो चल रहा है, ये डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के साथ कल ये जो क्राइम रिपोर्टर्स थे, जो हमारी पूरी साफी बरादरी मौजूद थी वहां पे, उनका गुस्सा क्या था? वो इशू क्या बना? देखिए, पता क्या बात है। जब भी कोई ऐसा इशू हो ना, पहले तो आप ये कहानी को समझने की कोशिश करें, फिर जर्नलिस्टों के रवैये और डीआईजी ऑपरेशन की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं। और ये किस्सा क्या है, कहानी क्या है, ये टम्बक डोइयां, ये सारी की सारी जो चल रही हैं, हम्म। इसको पहले अवाम को समझना चाहिए। हुआ क्या, ये क्या गेम क्या है, ये उन लड़कियों का क्या ये जुर्म था कि वो पाकिस्तान आई और उनके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, ठीक है, या फिर उनका ये गुनाह था कि उन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया और उसकी शक्ल में उनके साथ ये सलूक किया जाए, ठीक है। और या फिर ये समझना जरूरी है कि जो नायब वजीर आजम है उनका नवासा इसमें मुलव्वस है। और या फिर ये भी आपको समझना जरूरी है कि वो जो नवासा होने की वजह से इस केस को हाइप मिल रही है। और ये जानना भी जरूरी है कि रात को जुडिशियल कॉलोनी के अंदर एसएचओ क्या करने गया था, और फिर यह समझना भी जरूरी है कि उसी एसएचओ के ऊपर पर्चा क्यों हुआ था। ये सारी चीजें पहले समझें, फिर उसके बाद डीआईजी जो ऑपरेशन फैसल कामरान के पास जाएं। आपका प्रोग्राम है, मेरे बाकी दोस्त भी बैठे हुए हैं, ये लोगों को जानना जरूरी है। हर कोई शख्स अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है, हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट, ठीक है, इस पैनल से बाहर की बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, तो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो जिसका इंटरेस्ट है वो उसी उतना ही वो बयान आगे दे रहा, उतनी उस खबर को आगे दे रहा है, उतने वो किस्से को दे रहा है, या फिर लोग इस सुनी सुनाई बातों से वो अपना एक तजिया बयान कर रहा है। लेकिन अवाम पब्लिक अभी तक जो मैंने ये सवाल अभी कुरैशी साहब, जानना अगर जरूरी, आपके पास इससे गाइड है तो बताएं। बिल्कुल मैं बस ये बताना चाहूंगा, एक आपका टाइम भी ज्यादा जाया ना हो, लेकिन लोगों को टू दी पॉइंट बातें भी समझ में। जी जी। नंबर वन, मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि ये बहुत जरूरी, पहली तो बात ये समझे इस कानून को, जैसे जुल्करनैन ने बात की पहले की सीसीडी वगैरह के हवाले से, सुलेमान अव्वल साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, मैं दोनों की गुफ्तगू से एग्री करता हूं। नंबर वन ये है कि कानून सबके साथ, सबके लिए एक होना चाहिए। वो क्या कानून है? वो कानून ये है कि अगर बादशाह का बेटा कुछ करे, अगर कोई आम आदमी का करे, उन दोनों को उस कानून के मुताबिक एक तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद होते हैं जो खुशनुदी शाबाश लेने के लिए ये तफरीक पैदा करते हैं, जबकि ये मेरा ख्याल है बादशाह हुक्मरान अगर वो उनके पास अदल हो तो वो ये कभी ना जिताएं। ख्वाहिश जरूर हो सकती, ख्वाहिश जरूर हो सकती। अब मैं आपको लेकर आता हूँ वापस पॉइंट की तरफ, वो ये है, नंबर वन, ये तमाम वालिदैन के लिए, हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के घरों में फाके हैं, सफेद पोश लोगों को खाने को नहीं मिलता, लेकिन इसके साथ अरबों रुपए के मालिक हैं लोग। यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नया बिजनेस का रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है, लेकिन नई गाड़ियां डेली के हिसाब से शोरूम से निकल रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी हर दूसरे तीसरे बंदे के पास आ रही है। तो इन लोगों के आगे बच्चे भी हैं, इनको चाहिए अपने बच्चों की तरफ तवज्जो रखें, नजर रखें। ये अभी जो $5 लाख की बात हो रही थी कि कहाँ से आया, और ये सारी बातें हो रही थी, भी नजर तो रखें ना, उनके बच्चे क्या करने जा रहे हैं। अब ये जो रजा डार की बात कर रहे हैं आप, ये इसकी उम्र आप बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, 20 साल, 21 साल, 22 साल, बिल्कुल इतनी उम्र है, 1 साल ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक यंगस्टर है। ये हुआ क्या है? हुआ ये है
यहाँ तक बात भी दुरुस्त है। ये क्रिप्टो के करेंसी का कारोबार करते थे, वहां पे इनकी मुलाकात हुई, इनको ये वहां पे तकरीब थी क्रिप्टो करेंसी की ही, उन लोगों को बुलाया जाता उस तकरीब में जो उसको क्रिप्टो का बिजनेस रेगुलर रेगुलर करते हैं रेगुलर करते हैं बार रेगुलर कर, वो उनकी वो क्रिप्टो का एक एआई सिस्टम है, वो उन लोगों को दावत देते हैं वहां पे। ये खवातीन भी कारोबार करते हैं। अच्छा, अब इन खवातीन का इनका आपस में एक डील हुई। वो डील क्या हुई कि आप अगर हमें आप इन्वेस्ट करें तो हम आपको इन्वेस्ट जो है प्रॉफिट देंगे। वही डबल शाह फार्मूला जो यहाँ पे चलता है, ये क्रिप्टो में भी है। अब क्रिप्टो में उन्होंने कहा, इन्होंने डार साहब ने ये देखें, अभी तक ये इतलात हैं, सरकारी गैर सरकारी इतलात, किसी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वहां पे पहुंचा था कि सिंगापुर में अक्टूबर 2025 में वो तकरीब हुई थी, तो तकरीब में क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या बातें हुई, कितनी दोस्तियां हुई इनकी, कितनी नहीं हुई। खैर जो भी था, किस्सा मुख्तसर ये कि इन्होंने पैसे, थोड़े से पैसे, कोई अपने बस की $1 लाख के करीब या 70-80 हज़ार के करीब, उसका उन्होंने जो जो रेशो बताई थी, वो रेशो के मुताबिक 10% काट के उनको प्रॉफिट मिला, जिससे इतमाद बना। फिर उसके बाद इन्होंने $5 लाख, जिसकी ये मनी ट्रेल मांगी जा रही। मैं ये कहूंगा कि हम मनी ट्रेल के पीछे चल पड़ते हैं कि भाई मनी ट्रेल तो पूछो पहले। भाई मनी ट्रेल का पूछने की जरूरत है क्या आपको? किसी की बाशऊर शख्स को इस लोगों को, जो इस सतह के लोग जो होते हैं, इस लेवल के लोग हों, जो रहते ही दुबई में हो, आप उनसे मनी ट्रेल पूछेंगे? आप मनी बिल्कुल ट्रेल की बजाय ये कुरैशी साहब, बिल्कुल पूछेंगे, कोशिश लेकिन आप करें बताते हैं आप कि क्या ये, पूछेंगे पहले, मैं जवाब दे देता हूँ इसको। अगर मनी ट्रेल नहीं पूछेंगे तो क्या मेरे करेंगे? भाई, आप बच्चे वाली बात कर रहे हैं ना। दुबई में बैठा हुआ है और अब मनी ट्रेल पूछने बैठे, वो जो क्राइम कर रहा है, वो जनाइब कर रहा है, वो नहीं पूछ रहे। और मनी ट्रेल उसके पास इतनी है तो वो क्राइम करने का हौसला है ना। नहीं नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं सलीम कुरैशी हम पता साहब, क्या आप करते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे हैं, पीछे पड़ जाते हैं। मनी ट्रेल, आप अब जस्टिफाई मैं कर रहे हैं, आप इतना कतई बड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहा। कुछ नहीं ना। आप मुझे एक बात बताएं, मेरे भाई एक मुझे बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बात बताएं, जो उन्होंने क्राइम किया, उस क्राइम से ज्यादा बड़ी बात है मनी ट्रेल की। अब किस तरफ लेके जा रहे हैं? मनी ट्रेल की बाद में बात कर लें, अभी वो क्राइम की बात करें। अब उस नहीं यार, मेरी क्राइम बात सुने, बड़े क्राइम मौके हैं आपके आप पास। करेंगे इसी मनी ट्रेल आप से ना। देखें, अब कुरैशी साहब एक मैं कहाँ जस्टिफाई कर रहा? कुरैशी साहब नहीं, एक एक मिनट, मिनट एक मिनट जुल्करनैन साहब, मुझे ये बताइए, मैं कहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ? एक कहाँ पॉइंट दे दें, जस्टिफाई कर रहा हूँ? एक लाइन, वो हाँ। इनफैक्ट वो आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं मनी ट्रेल को। मनी ट्रेल का यहां पे कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि बिलियंस ऑफ रुपीज जो हैं आपकी ये शराफिया लूटती है। जहां रखें, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रखें, उसकी आप उनसे मनी ट्रेल मांगे, वो मनी ट्रेल नहीं देंगे। आप अदालती सिस्टम में ले जाएं, या क्रिप्टो में रखें, या क्रिप्टो में रखें, या क्रिप्टो में। हाँ जी, वो आपको यहां पे बिल्कुल लॉक ऑफ कर देंगे। अदालती सिस्टम में आप जितना मर्जी लेके चले जाएं केसेस को, कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में था कि मनी ट्रेल, यानी कि ये पैसा जो है, जो भी शराफिया ने बनाया हुआ है, वो इसकी कभी भी मनी ट्रेल किसी भी फोरम में पेश नहीं करते, क्योंकि वो काला धन है, काला धन है। तो वो किस तरह करेंगे आप? साबित इसी तरह से करेंगे कि ये 1.2 मैं तो मिलियन भाई, इन्वेस्टमेंट है। इसका लिंक बात कहां से? सुने। कुरैशी साहब, फिर मुझे ना एक मिनट क्विकली अगर आप बता दें, हु इज द रियल बॉस, मुझे बताएं बॉस कौन है? क्या ये 22 साल जवान, यही जो फोर फ्रंट पे दिखाया गया है, अहमद रजा डार, क्या यही है, या वहीद नामी शख्स है, या इसके पीछे कोई और भी मौजूद है शख्स, या डार फैमिली का कोई और रुकन भी इन्वॉल्व है? बॉस कौन है? मैं नहीं जाता मनी ट्रेल पे, मुझे बॉस आप पहली तो बता बात ये है, पहले बात मैं आपको बताऊं, मैं ना तो कोई किसी को डिफेंड कर रहा हूं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि इस दरिद्रगी का जाहिर लगा जो ऐसे ही किसी जैसे तरह आप भी डिफेंड आप कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं, आपको लगा ना, आपकी सोच है ये, आपके मैं सोच की तरफ नहीं जा सकता। मैं बात कर रहा हूं, आपने अभी जुल्करनैन ने बड़ी प्यारी बात की, अशरफ इनकी बात की कि इनके पास पैसा आता है। मुझे आज तक, मेरी जब मैं बड़ी देर होगी क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, जिसने तो की होती है करप्शन, जिसके पास तो होता है पैसा, उसको कभी सजा नहीं मिली इस सिस्टम में, कभी सजा नहीं मिली। अंदर वही होता है जिसने करप्शन नहीं की होती, जिसके पास पैसा नहीं होता। मेरे भाई, मुझे इससे ज्यादा क्या खुली बात, मैं कोई और, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, आप छोटी बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। पाकिस्तान का इमेज इस तरीके से खराब हुआ कि 2 लड़कियां आपके पास आई, आपकी मेहमान थी, आपकी गेस्ट थी, आप उनको क्या दिया आपने? अब वो वहां पे जाकर, अगर वहां पे वीडियो, अब उनको वीडियो बयान दें, वो वेनेजुएला पे जाके दे, वो हॉलैंड में जाके दे, या स्पेन में जाके दे, तो क्या हमारी इज्जत रहती?
मैं कोई आप गलत समझ बैठे कि मैं किसी भी नहीं, कुरैशी काफिया साहब, को मैं देखें डिफेंड कर रहा हूँ। ये भाई मैं तो एक established मजदूर facts आदमी हूँ भाई। इमरान साहब, फैक्ट हैं, जो एस्टैब्लिश फैक्ट्स हैं। ने बड़ी सही बात की। आप हजूर मादर के साथ, आपके साथ, मादर के साथ इस्टेब्लिशमेंट की बात हमने क्या करनी है? आपने क्या इस्टेब्लिशमेंट की बात कर सकते हैं? करें, मुझे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कितना हौसला है आप में? कुरैशी अरे साहब, बात करें ना इस्टेब्लिशमेंट, इसको कौन मनी ट्रेल से कौन रोक रहा है? कौन, किसने पूछना मनी ट्रेल का? आपने पूछना, मैंने पूछना? बिल्कुल आपके या हमने मेरे पूछने में मनी ट्रेल बताएगा कोई? तो पूछने, मैंने पूछिए फिर वर्ड यूज किया क्या 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 मिल रही है? नहीं, लेकिन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, करनी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो जराए हैं उसमें आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लिहाजा मुझे जो समझ आएगी मैं तो वो बोलूंगा, आप दुरुस्त कर दें, अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये जो बातों की बजाय हम ये बात करें, हम पीछे मनी ट्रायल के पीछे भाग रहे हैं। भाई हमें अरसे से पता है, कब से मालूम है, और इन लोगों के हर बंदे के बारे में बात पता है कि पहले कौन क्या था, पहले क्या वो क्या करता था, उसके कितनी रेड़ियां थी या उसकी कितनी दुकानें थी, उसका कितना था, आज वो क्या कर रहा है। किसी एक बात बंदे की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों दर्जनों हजारों लोग हैं हमारे दाएं बाएं मौजूद हो रहे हैं, और मेरे सामने की बातें हैं, मेरे संग हमारे जो एरिया है अंदरून शहर टाइप, उधर जो लोग आज से, मैं मुझे क्राइम रिपोर्टिंग आज थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने 92 में जर्नलिज्म शुरू किया था, तब से उस वक्त जिन लोगों के ऊपर पर्चे होते थे, जूतियां पड़ती, ये बेचने पे, आज वो आसिफ साहब बने हुए, आज वो मलिक साहब बने हुए, आज वो भट्ट साहब बने हुए। ये इसी तरीके से आगे आगे से आगे, आगे से आगे हर बंदे के पास। लेकिन मनी ट्रेल आज तक किससे पूछी? क्या देखे ना, हम लोग आपके इस एक छोटी सी बात पे कि जी आप मनी ट्रेल कौन पूछेगा? आप पूछिएगा, मैं नहीं पूछूंगा कभी मनी ट्रेल, क्योंकि मुझे मालूम है मनी ट्रेल का जवाब ही नहीं मिलना। नहीं, किससे जवाब देना है मुझे? आपको काफी नुक्ते को पकड़ना है, मुझे उस नुक्ते को पकड़ना है। इस बात सुनिएगा प्लीज। आपने अच्छी, ये सारा कुछ बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन थोड़ी सी जेनेरिक होगी। मैं टू द पॉइंट आपको लेके आता हूं। बहुत से लोग थे, आई एम नॉट श्योर क्यों और कैसे, उन्होंने अली डार का नाम लिया कि अली डार डायरेक्ट बॉस हैं, वो इन्वॉल्व है सारे मामले के अंदर। आपके पास ऐसी खबर है या आप भी डिनाई करते हैं इसको? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं ये इतनी सी गुफ्तगू है। अब मैं समझता हूँ, मैं चीजों को समझाऊँ, क्यों मैं बड़ी देर से देखता हूँ। आप ये समझ रहे हैं या कोई दूसरा है, कोई बड़ा बंदा है, या डार फैमिली का कोई बंदा है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा बॉस है। ये अक्सर लफ्ज बॉस जो होता है, ये आपस में दोस्तों में एक दूसरे को कहा जाता है। यहाँ पे कोई कार्टेल नहीं चल रहा। अगर ये कार्टेल चला, सुने, अब मैं आपको हकीकत बात बताऊं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करता उन्होंने जो हरकत की है। रही साहब, 27 साल बात तो सुन ले, आप भी नहीं करा सकते, कोई कार्टेल जैसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन करा सकता है। आप तो बिल्कुल उसको मेरी बात और नहीं भाई, नहीं भाई, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, सुने मेरी बात। आप सुने बात, ये कैसे ट्रेस हुआ, अली डार का नाम कैसे आया? आप में कोई मुझे, आप तीनों में से कोई मुझे बता दे कि अली डार का नाम कैसे आया पहले। मैं बताऊं, बताएं। अली डार का नाम जो बताएं। है वो फैसल कामरान डीआईजी ने लिया है, कल टीवी टॉक शो में बात करते हुए, कि जब उनको पता चला एम्बेसी के थ्रू कि इसमें ये शख्स है रजा डार, तो फौरी इन्होंने कहा कि कॉल किया, उनको राब्ता किया अली डार को। उन्होंने कहा कि अली डार में कह रहा था, रजा डार सॉरी, अली डार कह रहे थे, रजा डार। हाँ जी, रजा डार का नंबर जो है वो कहते हैं हमने अली डार को कांटेक्ट करके लिया। मैं अब आपको बताता हूँ, जिस वक्त गाड़ी इसके वो बकौल, आपने डीआईजी कामरान फैसल की बात की, अब डीआईजी कामरान फैसल से मैं बात करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि जब उसके कॉर्लो ने राब्ता किया, लड़की के बाप ने, स्टेफन की जो स्टेफी थी उसके वालिद ने, कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है, मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इन्होंने बच्चियों ने, उस लड़कियों ने, बच्चियां तो नहीं खैर, बड़ी लड़कियां हैं, उन्होंने अपनी अपने बाप को शेयर करते ही पुलिस ने उनसे वो वीडियोस मंगवाई, उसमें वो गाड़ी का नंबर आया। जब वो गाड़ी का नंबर आया, उस नंबर को जब ट्रेस किया गया, उस नंबर के पीछे ये लोग पहुंचे, कोई एड्रेस आ रहा था शादरा का। शादरा गए तो वहां के लोगों ने कहा यहाँ पे तो पहले कभी रहते थे, अब गालिबन वो रजा डार जो हैं डीएचए में रहते हैं। खैर, जब गाड़ी का नंबर आया तो फिर ऐसा ऐसा चीजें खुलना शुरू हुई। नंबर से उसका आईडी कार्ड नंबर आया, आईडी कार्ड नंबर से उसके मोबाइल नंबर है, उसके बैंक अकाउंट आए, सबको पता है ये सारी की सारी चीजें उसके। ब्रेक 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 जरा सर, ब्रेक 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 मुझे समझाने दे ना।
आप समझाने दें अगर आपने किसी बाकी को बुलाया है पैनलिस्ट उसको इतना तो इज्जत देना की बात है, ठीक है। लुकमा बिल्कुल लुकमा नहीं, बाकी मैं जो बात कह रहा हूँ अगर मैं इनरेलीवेंट है तो मुझे कट कर दें, चले जाएं दूसरी तरफ। मैं नहीं, अब मैं आपको जो हकीकत बताने जा रहा हूँ, जब नंबर आया, जब उससे अकाउंट नंबर आए, सुने ब्रेक लगाया, मैं वही दे रहा हूँ जो जवाब ब्रेक। जी जी, अगर वो कोई कार्टेल होता वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेगा। मैंने सबसे पहले बात की कि वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पे नजर। 22 साल की एज का जो बंदा है अपनी गाड़ी पे अगवा करेगा, अपनी गाड़ी पे एक मिनट रुको, आप बिल्कुल बात करें लेकिन मेरी बात में खत्म कर दो, उसके बाद अपनी गाड़ी पे वो करेगा, अपनी गाड़ी पे नहीं करेगा। वो जो भी कोई होगा, इन्होंने एक सिकंदर नामी अपने कजन को उसको राजी किया कि जनाब आपने एक बड़ा इन्वेस्टर बन के जाना है, हम आपको मिलाएंगे। वो उनको मिला और उसने उसको शो किया। अब आप इन बातों को रद्द कर दें, या फिर मुझे जो कोई बंदा इसको रद्द करता है मुझे गिदड़ सिंह ही दिखाए, वो रिकॉर्डिंग दिखाए, कोई चीज सबूत दिखाए ये बात। मैं तो करूंगा फैक्ट्स के बात, जहां पे खराबी तो खराबी की बात करूंगा, जहां पे जो बात जो मुझसे पूछी जा रही मैं जिम्मेदारी समझता हूं अपनी कि मैं नाजरीन को ऑन कैमरा बैठ के बात वो करूं जो वाकयातन वो हुई है, और कल को अगर कोई इसको चेक करे उसमें कोई मेरी क्यास रहे या फिर मेरी तरफ से जरा उसको बढ़ाना या चढ़ाना या छोटी करना वो नहीं हो। बिल्कुल ठीक है ग्रेस साहब, मुझे सिर्फ मेरे भाई बहुत टाइम मैंने आपको दे दिया, बाकी दो पैनलिस्ट भी मौजूद मेहमान बैठे हैं। मुझे क्विकली सिर्फ एक सवाल मैंने आपसे आगाज इससे किया था, डीआईजी फैसल कामरान के साथ जो इशू बना था जर्नलिस्ट का, वो किस बेस पे बना था? वो इशू की तो टॉपिक की तो बात की नहीं, उन्होंने तो पुरानी बातें कोई उठाई। अब लोग इधर उधर की बातें उठा रहे हैं। मेरे भाई वो जो इशू बना था वो इशू में बता देता हूँ, वो जर्नलिस्ट का और वो फैसल कामरान का एक जाती इशू है, उनके रवैयों के हवाले से था, और सारी की सारी गुफ्तगू भी जो थी उनके बात तो नहीं थी रवैयों के हवाले से। किस होटल की बात कर रहे हैं आप? पता नहीं, कोई जिक्र आ रहा था इस तरह का, अगर शायद आपके पास कोई खबर हो तो। सिर्फ रवैयों का मसला बताए मेरे पास नहीं मुझे बताए ना, उसमें होटल के कितने लोग मालिक हैं? जो आप अजीब सा जर्नलिस्ट बरादरी के बारे में बिल्कुल बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं समझता हूँ। मैंने क्योंकि वहां पे अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को देखा, वो अपना गिला कर रहे हैं, वो एक गिला शिकवा वो सारा वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो रिकॉर्ड मुझे आप देख सकते हैं, एक नहीं कई वीडियो कई चैनल्स पे मौजूद है, कई यूट्यूब जो चैनल के हमारे दोस्त इन्फ्लुएंसर हैं उनके चैनल्स पे मौजूद है। वो एक झगड़ा था, वो ये कह रहे थे कोई आप बात नहीं सुनते, कोई कहता कॉल नहीं सुनता, वो उनके जाती झगड़ा ये होते हैं, और ये अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं। जुल्फिकार साहब क्यों होते नहीं ऐसे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपका रवैया ठीक तो काफी हद तक होते हैं, इस एतबार से नहीं होते। जी जुल्फिकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। जी हाँ जी कुरैशी साहब बिल्कुल, आप कंप्रिहेंसिवली आप सारा आ गया। मैं इनफैक्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस सारे जो एपिसोड है इसमें थोड़ा सा देखें, मीन इसको थोड़ा सा कंसाइज कर लें। एपिसोड जो हुआ वो तो सबके सामने है, बहुत रिपोर्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट मीडिया ने किया, सोशल मीडिया पे काउंटलेस इस पे जो वीलॉग्स हैं पूरी स्टोरी नरेट कर दी। असल इशू क्या है आप देखें, माइंडसेट अशराफिया का, जो हमारी सुपर एलीट है। अगर हम रजा डार जो है, दैट इज वन केस इन पॉइंट, ही रिप्रेजेंटिंग द अशराफिया, द सुपर एलीट। उसके जहन में यह है कि ये दो खवातीन को मैं ट्रैप करके पाकिस्तान में लेके आऊं, चाहे उसका मुद्दा हम एक लम्हे के लिए मान लें, वो कहता है मैंने जो है $1 मिलियन या मैंने $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये खवातीन इन्होंने ये खा गई, ये डबल चाहे व्हाट्सएवर। लेकिन देखें उसे पाकिस्तान सिस्टम के ऊपर कितना यकीन है कि मैं सुपर एलीट से बिलोंग करता हूं, ये यहां मैं एक मरतबा ट्रैप करके पाकिस्तान इनको ले आया, तो फिर उसके बाद इनसे मैं जो भी करूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मैं पैसा भी निकलवाऊंगा इनसे, एंड व्हाटसोएवर मैं कुछ करूं, ना यहां का पुलिस सिस्टम ना यहां का आपका जुडिशियल सिस्टम कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, बिकॉज आई बिलोंग टू सुपर एलीट अशराफिया। गवर्नमेंट में मैं हूं, मेरी फैमिली गवर्नमेंट में है, मैं इनके वीजे अरेंज करवाता हूं, ये यहां आते हैं, मैं इनको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आऊं, लाहौर को मोस्ट सेफ हेवन समझ रहा है, गवर्नमेंट हमारी है। मेरे चचा जान जो है वो यहाँ पे एडवाइजर हैं, हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, सेंटर में मेरे जो हैं ग्रैंडफादर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरा बाल किसने भीगा करना है? द मेन थिंग इज दिस, माइंडसेट को चेक करें। ये है वो माइंडसेट जिसकी वजह से वो है ना कि इनका कार्टेल कोई नहीं है, ये कार्टेल
नाम की कोई चक्कर नहीं है, उन्हें पता है कि मुझे कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आई विल रिमेन अनटचेबल। और ये सुपर एलीट जो है हमारे पूरे कंट्री की, जो हम सारे शोर में चाहते हैं कि ये दे आर अनटचेबल, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। ये जितना मर्जी क्राइम कर लें, 5 बंदे मार के ये फिरते फिरेंगे यहां भी और यहां से बाहर भी चले जाएंगे, दे मेक लॉट ऑफ मनी, कोई नहीं पूछने वाला। मनी ट्रेल तो एक छोटी सी बेकार सी बात है। सो ये है असल मुद्दा, ये माइंडसेट देखने का। और अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चाहे आप फॉरेन मिनिस्ट्री को लेने, किसका कॉल गई जिसकी वजह से इनको फौरी वीजे अरेंज हो गए और उनको बिल्कुल एक पूरा इंप्रेशन गया कि बहुत जी एक कॉल के ऊपर उनके वीजे मिल गए। पाकिस्तान का वीजा मिलना भी इतना आसान नहीं है फॉरेनर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उनको इस एनेक्स से देखते हैं कि ये 2 खवातीन अगर वहां से आ रही हैं, एक वेनेजुएला की है, एक डच है, ये कोई स्पाइंग, ये इसराइली एजेंट तो नहीं है। अगर नॉर्मल वो हो तो इनका पूरा का पूरा जो आपका फॉरेन ऑफिस है, वीजा सेक्शन है, वो पूरा इनको स्कैन करता है इस नजर से। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाई? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है। फिर यहां पे आ जाना, फिर उसके बाद वो देवर देयर ओन बॉस इन द वे कि उन्हें पता है हम जो भी क्राइम कमिट करेंगे कुछ नहीं होगा। और फिर मेरा अगला आखिरी क्वेश्चन यही है कि ये सब कुछ हो गया, वे पकड़े भी गए हैं, तो आप देखिएगा अल्टीमेट जस्टिस होता है कि नहीं होता? आई डाउट। क्योंकि जितनी भी मेरी भी जर्नलिज्म की लाइफ है उसमें मैंने सुपर एलीट के ऊपर हाथ पड़ते जरूर देखा है, लेकिन जस्टिस जो है एंड ऑफ द डे वो नहीं डन हुआ। दैट्स माय केस। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सिर्फ एक केस की बात नहीं, 2.3 मिलियन केसेस जो हैं हमारे अदालतों में पड़े। देयर इज अ रीजन कि हमको 150 नंबर के ऊपर है जहां हम जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तो वैसे ही आप छोड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस 60-70 हज़ार की लिस्ट लगी। मतलब दैट्स अ रियलिटी, हार्श रियलिटी है पाकिस्तान की। इस स्पेसिफिक केस के अंदर भी इतनी ज़्यादा इसको हाइप ना मिलती अगर 2 खवातीन इन्वॉल्व ना होती और स्पेसिफिकली 2 फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व ना होती। एंड येस, उसके अंदर आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि डार फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। ताहिर साहब, मैं कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मैं रईस साहब से बात करने की कोशिश कर रहा था, ये सारे इश्यूज हमें पता है, ये ऑन द टेबल है जो अब तक हुआ, एवरीबडी नोज देम। लेकिन मनी ट्रेल की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इवेंचुअली एंड पे तो पढ़ना 164 का उनका बयान भी आ गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने गवाही भी दे दी सबूत के एतबार से, बिकॉज दिस पेव्स द वे फॉर मेनी मोर क्वेश्चन। सवालात उठते हैं बहुत ज्यादा जो कि पीपल आर हेजिटेटिंग टू आस्क। अभी तक फ्रंट मैन ही नहीं मिला हमें अब तक। और जो आपने उस्मान शामी साहब की इनिशियली रिपोर्ट की बात की है, उसको कैसे डिनाई कर दें कि अली डार साहब का मुबैना तौर पर 27 अरब रुपए का क्रिप्टो में लॉस करवाया था सर? कैसे? जी, उसके बाद यस, उसके बाद उनका डिनायल भी नहीं है। इनफैक्ट 1 साल हो गया इनकी स्टोरी और ये अभी भी स्टिल इज देयर। आपको मीन हम इंटरनेट से भी मिल जाती है। पॉइंट ये है कि वो जो हम बात कर रहे थे मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में, 22 साल का बच्चा, तो आप आए अगर हम एजुकेशन उसमें आ जाएं तो अभी रिसेंटली उसने ए लेवल्स किया होगा और आगे अपनी हायर स्टडीज के लिए जा रहा होगा। वो इतने पैसे का मालिक कैसे बनता है? पॉइंट यही है ना, अशराफिया के घर में दौलत की रेल पेल है, कोई इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, जहां से निकाल के आप कहीं कुछ कर लो। तो मुझे तो एज ए होल पहले तो ये लगता है कि रजा डार जो है, बच्चा जो है, ये भी मुझे इज ए फ्रेंड मैन लगता है। सो द रियल पर्सन जिसको सारी इसकी सूझबूझ है वो किसी और की है। बाकी मे भी ये इसका ब्रेन चाइल्ड हो, क्योंकि जज्बाती जवान होगा, जवानों का जरा खून गर्म होता है कि लॉस हुआ होगा इन खवातीन के साथ जो बिजनेस कर रहा था, उसके बाद कि हमें ये डिच कर जाएं या हमें हमारे साथ फ्रॉड कर लें। वी आर द किंग ऑफ पाकिस्तान। तो किंग ऑफ पाकिस्तान के साथ तो हम तो इनको ट्रैप करके इधर ले आएंगे। अगर लोकल लेवल पे होता तो पंजाब पुलिस उस सिर्फ एक ही नारा मारती, मे 9 में तुम्हें घेर लेते। बाय द वे, लाइटर वे में ये कमेंट कर रहा हूं, तो वो उसकी जान निकल जानी थी। उसने कहना था हाँ जी दसों में की करना है, मैं सारे पैसे आपके रिकवर कर देता हूं, आपको दे देता हूं। पॉइंट ये है कि आप फॉरेनर्स के साथ ये सिचुएशन बनी, आपने कहा हम पाकिस्तान के प्रिंस हैं, किंग हैं, तो हम ट्रैप करके ले आए पाकिस्तान में, तो वो सीरीज कर लेंगे। बयान में बात कही है कि जब इन्होंने अपना नंबर दिया तो उसके ऊपर पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के साथ तस्वीर लगी हुई थी। वो कौन से वजीर आजम थे? डिप्टी वजीर आजम थे। तो ये तो सवाल ही है। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी उनके रिश्तेदार ही हैं, उस सवाल से तो नवाज शरीफ साहब के साथ लगी कोई भी पिक्चर हो सकती है, फैमिली तो एक ही है। बिल्कुल। और मैं आपको पैरेलल बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का ट्वीट में देख रहा था, जब 14 बच्चे जो हैं काना में, लाहौर में, जब वो छत गिरी है, दे लॉस्ट इन लाइव्स। फूल जितने बच्चे, आप 6 साल से 11 साल के उम्र तक 14 बच्चे लॉस्ट इन लाइव्स। तो उसमें उनका जो ट्वीट था कि उन्होंने कहा था कि अफसोस ज़ाहिर है, कॉन्डोलेंसेस उन्होंने एक्सप्रेस की। साथ में ये कहा कि मरियम नवाज से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि जो कल्प्रिट हैं
इनको आपने सजा दिलवानी है। फ्रैंकली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब दहाइयों से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। आप जाके चेक करें, काना नो में आज भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने स्टोरी की हुई है कि इट्स द पॉवर्टी टू ब्लेम नॉट पर्संस ओवर देयर। वहां पे जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया कि बहुत बड़े कोई कल्प्रिट आ गए। वो जहां पे वो टीचर थी, आपको पता है, वो पर बच्चे से 250 से 300 रुपया पर मंथ लेती थी। गुर्बत वहां पे गवर्नेंस नंगा नाच है गुर्बत का इन जो स्लम एरियाज हैं। और उसमें इस चीज के ऊपर हमने हैमर किए जा रहे हैं, बार बार हैमर, कि जो रियल कल्प्रिट्स है। रियल कल्प्रिट्स क्या है? वही जो घर में हुक्मरान हुए ना, हुक्मरान हुए। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो घर उस वक्त वो लेंटर डाल रहे थे, साथ में इवन उनमें से एक बच्चे का बाप जो मिस्त्री था वो, और साथ में जिनका वो घर था। देखें 2-2.5 मरले का हार्डली घर है वहां पे। अगर आपका विजिट हुआ हो वहां पे, मरियम साहबा भी वहां पे गई हैं, उनको रियल पिक्चर क्लियर पता लग गई होगी। और उसके बाद ये कहना कि कल्प्रिट्स को हम नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है कल्प्रिट्स को क्या कर लेंगे आप? उसमें गरीब लोग हैं, वो सारी ठीक है, इसमें उसको डिफेंड नहीं कर रहे। वो खातून टीचर थी जो कि उस वक्त लेंटर पढ़ रहा था, उसको बच्चे नहीं उस वक्त बुलाने चाहिए थे, छुट्टी दे देनी चाहिए थी। वो पूरी एक अलग स्टोरी है। क्या नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आता है अब कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी हुई है, उनका भी रिलेटिव ही लगता है ना। बिल्कुल ऐसे। नवाज शरीफ साहब की जो यंगर डॉटर हैं वो अली डार से उनकी शादी है। तो पॉइंट ये है कि उसपे उनका कमेंट आया कि मेरी मरियम नवाज साहबा से बात हुई है और मैंने कहा कि इंश्योर करें कि इसमें जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को डिफेम किया है इस एपिसोड ने बड़ी बुरी तरह से। और आगे भी चल के तो इसकी किसी किस्म का कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। मेरा ख्याल, मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि उस पे तो ट्वीट आ जाता है, इस पे ट्वीट नहीं आता, आना चाहिए। अगर वो बात भी आपने काना की गुर्बत की बात की और हुक्मरानों को ब्लेम करने की बात की, उसके अंदर भी जब मरियम बीबी वहां पे गई और 10 साल तक वहां पे किसी ने गटर का ढक्कन नहीं ऊपर दिया, उनके जाने से 5 मिनट से पहले ऐसा रंग रोगन किया कि तैयार करके उनको सामने ले आए। इसमें ना 2 आखिरी क्वेश्चन है बिफोर द शो एंड्स। एक तो सीसीडी के हवाले से है कि सीसीडी को ये केस फिर क्यों नहीं दिया जाना? मतलब क्या डिफरेंस क्या है कि अगर सीसीडी ने देखना है कि अच्छा हमारे पास केस है, रेप हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, अच्छा कौन है जी, डार है, कौन है, शेख है, राई है, नहीं इस बरादरी को छोड़ दो, इसको हमने कुछ नहीं कहना। या उसने देखना गरीब गुरबा है, हाँ बैंक अकाउंट कितना है, बैलेंस कितना है, ताल्लुकात कितने, हाँ इसको पकड़ो, गरीब है, लाओ ठोक दो इसको, नेफे में पिस्तौल चला दो। सीसीडी क्या इस मामले पे इस तरह से ऑपरेट कर रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फैसल कामरान साहब ने कहा कि सीसीडी का केस नहीं है। तो फिर सीसीडी का केस किस तरह से बनता है? एक तो ये नहीं समझ में आई चीज़। दूसरा ये कि क्या ये प्रेशर, क्या डू यू थिंक बिल्ड होता है हुकूमत के ऊपर? मरियम नवाज साहबा की अगर हम कैबिनेट की बात करें तो हमें साकिब चदर साहब का केस भी नज़र आता है वेरी रिसेंटली। एक और उनके वजीर साहब थे, उनके घर के अंदर से जाके वो कितना ज़्यादा ड्रग्स का इशू बन गया था और वो खुद वर्दी में आके उनसे लड़ना शुरू हो गए थे। तो ये तो उनकी अपनी कैबिनेट थी। अब ये फेडरल के ऊपर भी ये वाले इशूज़ चल रहे हैं, अली डार साहब भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल PMLN के लिए भी मामला डू यू थिंक सही नहीं चल रहा है? देखिए, एक चीज़ पहले सीसीडी के हवाले से आपने पूछा, सीसीडी का जो मामला है इसमें कामरान जो फैसल हैं उन्होंने कहा था कि हमने उनको लिख दिया हुआ है, अगर लेना चाहें या उनको दिया जा सकता है। मैं एक लम्हे के लिए कह दूं कि उसको हैंड ओवर कर भी दिया जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना। इंटेंशन की बात फिर वो आएगी ना, आपकी इंटेंशन क्या है? अगर आपने इन कल्प्रिट्स को सेव करना है तो आप सेव कर लेंगे। तो सिंपल इज दिस, सीसीडी को दें या सीटीडी को दें या पंजाब पुलिस के पास ऑलरेडी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में क्या है, आपने क्या करना है इनका, दैट्स ऑल। और उसमें हमें आप देखिएगा कि ये कोई इतना जो इस तरह के सीसीडी पहले मुकाबले करती है, उन्हीं के साथी छुड़ाने आते हैं, इनको कोई छुड़ाने नहीं आएगा और कोई मुकाबला नहीं होगा इसमें। द मेन थिंग इज दिस। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जिसके तहत इनको ट्रायल किया जाएगा, तो वो तो एक पूरी सदी की स्टोरी है, वो लगेगी, टाइम लगेगा। मूव फॉरवर्ड करके आगे आए कि अगर मॉरल ग्राउंड्स हैं, अगर इस हवाले से कहा जा रहा था कि इवन फैसल वाफडा ने डिमांड किया कि साग डार साहब रिजाइन कर जाएं। देखिए, होता यही है कि वेस्ट में भी हम वेस्ट की एग्जांपल दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मॉरल ग्राउंड पे जाएं तो इवेंचुअली शायद एक ओहदा छोड़ दें, फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दें, बांटे हुए हैं। तो अली डार साहब जो हैं, जो इस टाइम आपके AI के हवाले से हैं, AI और थोड़ा सा क्रिप्टो को भी साथ में ले जाएं, तो इस सारे स्कैंडल के बाद तो उनका भी पंजाब में नहीं बनता मॉरल ग्राउंड के ऊपर कि मैं अभी रिजाइन करता हूं और ये चीज़ें आगे चलती हैं। जब ट्रायल चलेगा, लॉजिकल एंड पे पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। और ही शुड कम क्लीन अबाउट जो भी उनकी अपनी क्रिप्टो की
इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर भी वो जवाबदेह हैं, इसका वो बयान जवाब तो देना दे दो। चाहिए। और पीएमएल और इसी तरह मरीम नवाज साहबा जो है, एक तरफ से हमें तो नजर आता है कि वो मेरिट की बहुत बात करती हैं, लेकिन जिस तरह जो साकिब चद्दड़ है, साकिब चद्दड़ की हम हर उसमें देखते हैं कि वो बेल एक्सटेंड हो जाती है, जबकि हमने ये देखा है कि अगर मैं फिर मे 9 ही आ जाता है उसमें, आई मस्ट नॉट साउंड लाइक मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूं या उनका केस कर रहा हूं। नहीं है, 9 मई की बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना, उस पे रगड़ा कि अपने आगे को। मे 9 में आप कोर्ट जो है आपको रिलीज ऑर्डर भी करती है, मीन आपको एक्विट कर देती है, बरी कर देती है एक केस में, तो पुलिस आपके जेल में ही के दरवाजे पे होती है, जैसे ही आप वॉकआउट ऑफ जेल वो दोबारा आपको पकड़ती है, बताती है कि ओ यार हम भूल गए थे 3 साल पहले तुम इस केस में भी थे मे 9 के, इसका आप ट्रायल फेस करो। तो साकिब चद्दड़ की अगर बेल जो है वो कैंसिल होनी होती तो वो बार बार एक्सटेंड ना हो रही होती, जिस तरह का हमारा जिस तरह का नहीं वो नहीं लिए जा रहे, जो सिस्टम है सिस्टम दिया जा रहा है, जो सिस्टम है, जो मैंने फिर कहा ना सुपर एलीट को फेवर करता है, बाकी रिमेनिंग जो है उनको क्रश करता है, ये सिस्टम है और सिस्टम में सारे ही आ जाते हैं। तो आप इसको आप अवाम भी बड़ी समझदार है, सब समझ रही होगी इसको, तो वो उसमें मरियम साहिबा को शुड हैव कम फॉरवर्ड और इसमें तगड़े होके ऑर्डर करना चाहिए था, और ये सारे जो है एक मोरल वो जो है आप कह लेना पैरामीटर उसको फुलफिल करने चाहिए। हाँ जी आप करते हुए चद्दड़ साहब भी इस टाइम अरेस्ट होते, डार साहब भी रिजाइन किए होते, छोटे डार साहब, अली डार साहब की बात कर रहा हूं, क्योंकि फेडरल में तो नवाज शरीफ ही उन्हें कहेंगे तभी होगा। और आखिरी आपका क्वेश्चन ये है कि पीएमएल नून गवर्नमेंट के हवाले से ये कोई मामला जो इतने चल रहे हैं, जिस तरह फैसल वावडा का स्टेटमेंट आना, क्योंकि उनकी क्लोज टाइज हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स ऑब्वियस थिंग, हमारे कहने से बताने से तो नहीं, सभी जानते हैं, तो उनकी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि चूंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ ने एक तरह का चेक रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी क्लोज टू दूसरे क्वार्टर की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है, या उनके वो फेवरेट हैं, डार्लिंग हैं, वो कई मरतबा इस तरह की बातें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह की जो हमने सुनना शुरू हुई थी कि बजट के बाद जुलाई से कुछ चीजें नून लीग के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू होंगी, तो लगता कुछ ऐसा ही है कि आगे चल के चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन सारी कॉन्वर्सेशन के एंड के ऊपर भी अगर आपने देखा हो तो हु इज द रियल बॉस का जो जवाब है वो हमें नहीं मिला है, एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी, बिकॉज रूलिंग एलीट, जैसे जुल्करनैन ताहिर साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया, कि जो चंद ताकतवर लोग हैं ना वो चलाते हैं निज़ाम को, उसके अंदर वो हर एतबार से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली चीज़ों को मोल्ड करते हैं, और मोनोपोली ऑफ पावर जो मैं हमेशा कहता हूँ वो इस हद तक एक्सरसाइज करते हैं कि उसके अंदर फिर ये आप 27 अरब का नुकसान करा के आ जाएं, फॉरेन नेशनल्स को बुला लें, यहाँ पे रेप कर लें, अबडक्ट कर लें, कानून की धज्जियाँ उड़ा लें, जो मर्जी कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। बट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द करंट सिस्टम, ये शहबाज शरीफ साहब की फेडरल के अंदर, मरीम नवाज साहिबा की पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत के ऊपर एक सवालिया निशान है कि इस सारे मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं, बिकॉज इसके अंदर डार फैमिली इन्वॉल्व है, जिनका उनसे अपना पर्सनल ताल्लुक भी है, और हुकूमत के अंदर भी बहुत हाई उहदे पे फायज है। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।